हेलो एवरीवन। हमारे आज के वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर 3 को देखने जा रहे हैं, जो सेक्शन 31 से लेकर 36 तक के हैं और इसमें कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की गई है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। इसमें हम सेक्शन 31 से लेकर 36 तक मतलब पूरा चैप्टर 3 देखेंगे। 31 में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को डिफ़ाइन किया गया है। सेक्शन 32 में उन कॉन्ट्रैक्ट्स के इन्फोर्समेंट की बात की गई है जो कंटिंजेंट है किसी इवेंट के होने पर। 33 में उन कॉन्ट्रैक्ट्स के इन्फोर्समेंट के बारे में बात की गई है जो कंटिंजेंट है किसी इवेंट के ना होने पर। 34 में उस कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है जो किसी लिविंग पर्सन के फ्यूचर कंडक्ट पर कंटिंजेंट है, मतलब एक कोई जो जीता व्यक्ति है, जीवित व्यक्ति है, वह फ्यूचर में किस तरह से हरकत करेगा, किस प्रकार का कंडक्ट करेगा, अगर उस पर डिपेंडेंट है तो उसको कब इम्पॉसिबल माना जाएगा, इस बारे में 34 में बात की गई है। 35 में बात की गई है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइड होगा, जब वो किसी ऐसे इवेंट पर कंटिंजेंट है जिसका होना एक निश्चित समय में फिक्स है। निश्चित समय यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होगा, फिक्स्ड टाइम। 36 में उन एग्रीमेंट्स की बात की गई है जो कंटिंजेंट हैं किसी इम्पॉसिबल इवेंट पे, अगर वैसा है तो वो वॉइड होगा। तो चलिए हम सबसे पहले सेक्शन 31 देखते हैं। सेक्शन 31 कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड। A contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen। सबसे पहले ये देखते हैं कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है समाश्रित संविदा, मतलब ऐसी संविदा जो किसी दूसरी चीज़ पर आश्रित हो, किसी दूसरे एक्ट पर आश्रित हो। तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि एक जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो किसी दूसरे इवेंट पर, किसी दूसरे कार्य पर डिपेंड करता है और कोलेट्रल होता है, मतलब उसके साथ साथ चलता है, उसके बाद वो आएगा। पहले वो इवेंट होगा, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट आएगा फेस में। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या रहेगा, कोई भी कार्य करना या न करने की संविदा, और वो किस पे डिपेंडेंट रहेगी, किसी ऐसी चीज़ पर जिसका होना या ना होना तय हो या तय ना हो। यह हम आगे के सेक्शंस में देखेंगे। ऐसी जो भी संविदा होती है वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है। सेक्शन 32 देखते हैं। उसके पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। हमने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में वेजरिंग एग्रीमेंट देखा था और ये भी देखा था कि वेजरिंग जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड होते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग जो एग्रीमेंट्स होते हैं इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या कि ये दोनों किसी तीसरी चीज़ पर डिपेंड करते हैं। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है ये किसी दूसरे एक्ट के होने या ना होने पर डिपेंड होता है, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या है। पहला जो डिफरेंस है वो है इन वेजरिंग वन पार्टी विन्स एंड वन लूजेस, इन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नो वन विन्स। इसका मतलब ये है कि जब आप वेजरिंग एग्रीमेंट करते हो तो एक पार्टी जीतती है और दूसरी पार्टी हारती है। इसका मतलब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दो व्यक्तियों ने एक क्रिकेट पर वेजरिंग एग्रीमेंट किया, क्रिकेट के मैच पर, कि अगर इंडिया जीती तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा और अगर इंडिया हारी तो तुम मुझे 500 रुपये दोगे। इसमें किसी भी स्थिति में एक पार्टी जीतेगी और दूसरी पार्टी हारेगी। लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल क्या होगा, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ ये एग्रीमेंट किया, ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर तुम्हारा घर जल जाता है तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। यहाँ पर अगर उस व्यक्ति का घर जल जाता है तो सामने वाले व्यक्ति को उसे 10,000 रुपये देना होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों व्यक्ति कुछ ना कुछ लूज़ कर रहे हैं। एक व्यक्ति 10,000 रुपये लूज़ कर रहा है, उसके हाथों से जा रहा है, और दूसरा व्यक्ति का घर जल गया, इसलिए यहाँ पर कोई भी नहीं जीतता। दूसरा जो डिफरेंस होता है वो होता है देयर इज़ नो रिलेशन ऑफ द पार्टी विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इवेंट, बट इन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वन पार्टी एटलीस्ट इज डायरेक्टली इन रिलेशन विद सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इवेंट। वेजरिंग में जो हमने एग्जाम्पल देखा था कि क्रिकेट मैच का जीतना या हारना, जो दो पार्टियों ने इस वेजरिंग एग्रीमेंट को किया था उनका कोई रिलेशन नहीं था उस क्रिकेट मैच के साथ। लेकिन जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का हमने एग्जाम्पल देखा था, एक व्यक्ति का उस सब्जेक्ट मैटर, मतलब उस घर का जलना वो सब्जेक्ट मैटर था, उससे एक पार्टी का डायरेक्ट रिलेशन था।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एलिमेंट है। ये होता है मेन डिफरेंस कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट के बीच। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, लेकिन वेजरिंग जो एग्रीमेंट होता है वो वॉइड होता है। सेक्शन 32 देखते हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कंटिजेंट है, जो आश्रित हैं किस पर, एक इवेंट के होने पर, ऑन एन इवेंट हैपनिंग, उन कॉन्ट्रैक्ट्स का इन्फोर्समेंट कैसे किया जाएगा, कब होगा, कैसे होगा। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन्स कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ unless and until that event has happened. If the event become impossible, such contracts become void. इसका मतलब ये है कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर एक किया गया है कोई भी कार्य करने का या कोई भी कार्य नहीं करने का, और वो किस पर डिपेंडेंट है, एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे, मतलब किसी काम पे जो फ्यूचर का है और वो अनसर्टेन है कि वो होगा या नहीं होगा, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्समेंट तब तक नहीं किया जा सका जब तक कि वो काम हो नहीं जाता। अगर वो किस पे डिपेंडेंट है, उस काम के होने पे, तो उसको तब तक नहीं किया जा सकता इन्फोर्स जब तक कि वो काम हो नहीं जाएगा। इफ़ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल सच कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वॉइड। अगर वो काम का होना इम्पॉसिबल हो जाता है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड हो जाएंगे। मतलब अगर जो उस काम पर वो कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट था कि अगर ये काम हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट काम पे आएगा, तो अगर वह काम नहीं होता है, उसका होना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं कि ए ने बी को के साथ ये एग्रीमेंट किया कि अगर एक जहाज़ जिसमें उसका सामान जा रहा है वो सही सलामत लंदन पहुंच जाता है तो वो बी को 10,000 रुपये देगा। तो उस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये एक फेयर कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर उस कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्समेंट कराना है तो वो तब तक नहीं कराया जा सकता जब तक कि वो जहाज़ लंदन नहीं पहुंच जाता। लेकिन अगर वह जहाज़ बीच में कहीं डूब जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि अब उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, क्योंकि वो जो कार्य था, मतलब उस जहाज़ का लंदन पहुंचना, वो इम्पॉसिबल हो गया है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। सेक्शन 33 देखते हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो आश्रित हैं किस पर, एक ऐसे इवेंट पे जो ना हो, अगर नहीं होगा तो उस पर आश्रित हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स का इन्फोर्समेंट कैसे कराया जाएगा। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट डज नॉट हैपन कैन बी इन्फोर्स्ड when the happening of that event become impossible and not before। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आश्रित कॉन्ट्रैक्ट, किस पर आश्रित है, किसी एक फ्यूचर अनसर्टेन एक्ट पे, इवेंट के ना होने पर, मतलब वो अगर नहीं होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट प्ले में आएगा। तो अगर वह कार्य, वह इवेंट, उसका होना इम्पॉसिबल हो जाता है तभी उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराया जा सकता है, उसके पहले नहीं। सेक्शन 34 देखते हैं। व्हेन इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिजेंट टू बी डीम्ड इम्पॉसिबल इफ इट इज़ द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। इसका मतलब यह है कि कब ये माना जाएगा कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कंटिजेंट है किसी दूसरी चीज़ पर, उसको इम्पॉसिबल मान लिया जाएगा। ऐसा कब माना जाएगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्पॉसिबल हो गया है। इफ़ इट इज़ द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। अगर जो डिपेंडेंट कार्य है, इवेंट है, वो क्या है, फ्यूचर कंडक्ट है एक लिविंग पर्सन का, मतलब एक जीवित व्यक्ति फ्यूचर में किस तरह से कार्य करेगा, इस पर अगर डिपेंडेंट है तो कब उसको इम्पॉसिबल माना जाएगा। इफ़ द फ्यूचर इवेंट ऑन विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिजेंट is the way in which a person will act at an unspecified time, the event shall be considered to become impossible when such person does anything which renders it impossible that he should so act within any definite time or otherwise than under future contingencies। इसका मतलब यह है कि अगर कि कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी व्यक्ति के फ्यूचर कंडक्ट पर डिपेंड करता है कि वो फ्यूचर में एक अनस्पेसिफाइड टाइम, मतलब फिक्स्ड टाइम नहीं है,
उस समय वो कैसे हरकत करेगा, तो वो तब दैट इवेंट शैल बी कंसिडर टू बिकम इम्पॉसिबल, वो तब इम्पॉसिबल माना जाएगा जब वह व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य कर देता है जिससे वह फ्यूचर कंडक्ट होना इम्पॉसिबल हो जाता है। मतलब एक निश्चित समय तक के वह फ्यूचर कंडक्ट हो ही नहीं सकता, तब ये माना जाएगा कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अब उसको फॉलो करना इम्पॉसिबल हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने बी के साथ ये अग्रीमेंट किया कि वो बी को 10,000 रुपये देगा अगर बी सी से शादी करता है, विवाह करता है। लेकिन कुछ वक्त बाद सी जो है वो डी से मैरिज कर लेती है, डी से विवाह कर लेती है। तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि अब बी सी से विवाह नहीं कर सकता, ये एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया है। भले ही ये हो सकता है कि सी बाद में डी को डिवोर्स देके वापस बी से मैरिज कर ले, उसको काउंट में नहीं लिया जाएगा। एक डेफिनेट टाइम तक की ये देखा जाएगा कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट प्ले में नहीं आ सकता, क्योंकि वो जो एक्ट है बी का सी से मैरिज करना वो लगभग इम्पॉसिबल हो चुका है, तो उसको मान लिया जाएगा कि वो इम्पॉसिबल है। सेक्शन 35 देखते हैं। When contracts become void which are contingent on happening of specified event within fixed time। इसका मतलब यह है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कब void मान लिया जाएगा, अगर वो किसी स्पेसिफाइड इवेंट पर बेस्ड है, उस पर आश्रित है कि वह स्पेसिफाइड इवेंट अगर एक फिक्स्ड टाइम के भीतर उसके अंदर होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट प्ले में आएगा, तो उसको कब void माना जाएगा। Contingent contracts to do or not to do anything if a specified uncertain event happens within a fixed time becomes void if at the expiration of the time fixed such event has not happened, or if before the time fixed such event becomes impossible। वो कब void माना जाएगा, जब वो जो टाइम लिमिट दी गई थी, जो टाइम फिक्स किया था, वो टाइम खत्म हो जाता है और वो कार्य नहीं होता है, वो इवेंट नहीं होता है। ये मान लिया जाएगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो गया। या फिर उस टाइम के होने के पहले, उस टाइम के ख़त्म होने के पहले वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है, उसका होना नामुमकिन हो जाता है, तो ये माना जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो गया है। When contracts may be enforced which are contingent on specified event not happening within fixed time। इसका मतलब यह है कि कब उन कॉन्ट्रैक्ट्स को जो आश्रित हैं किस पर, किसी इवेंट के ना होने पर, अगर वो आश्रित हैं किस टाइम पे, एक फिक्स्ड टाइम दिया हुआ है, तो उनको कब इन्फोर्स किया जा सकता है। When contracts may be enforced, contingent contracts to do or not to do anything if a specified uncertain event does not happen within a fixed time may be enforced by law when the time fixed has expired and such event has not happened, or before the time fixed has expired if it becomes certain that such event will not happen। इसका मतलब यह है कि उन कॉन्ट्रैक्ट्स को तब इन्फोर्स कराया जा सकता है जब जो टाइम दिया हुआ है, लिमिट, वो एक्सपायर हो जाती है और वो इवेंट नहीं होता है। अगर वो नहीं हुआ तो उसको इन्फोर्स कराया जा सकता है, या फिर अगर वो टाइम एक्सपायर नहीं हुआ है लेकिन उस कार्य का होना लगभग पता चल गया है कि वो कार्य नहीं होगा, हो ही नहीं सकता या इम्पॉसिबल हो गया है, तो ये माना जाएगा कि यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराया जा सकता है। 36 सेक्शन देखते हैं। अग्रीमेंट कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स वॉइड। इसका मतलब यह है कि कोई भी अग्रीमेंट अगर आश्रित है किसी इम्पॉसिबल इवेंट पे तो वो वॉइड होगा। कंटिंजेंट एग्रीमेंट्स to do or not to do anything if an impossible event happens are void whether the impossibility of the event is known or not to the parties to the agreement at the time when it is made। इसका मतलब यह है कि कोई भी कंटीजेंट एग्रीमेंट, मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो किसी दूसरे एक्ट पर, इवेंट पर आश्रित हो, अगर वो किसी इम्पॉसिबल इवेंट पे आश्रित है वो वॉइड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ए ने बी के साथ ये एग्रीमेंट किया कि अगर दो पैरेलल लाइन कहीं पर भी क्रॉस करेंगी तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, मतलब ये कभी नहीं हो सकता, पैरेलल लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, तो वहाँ पे ये जो एग्रीमेंट है उसको वॉइड माना जाएगा। और इसके आगे ये बोला है वेदर द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट इज़ नोन और नॉट टू द पार्टीज टू द एग्रीमेंट एट द टाइम व्हेन इट इज़ मेड। मतलब ये बात मायने नहीं रखती कि वो जो पार्टीज थी
उनको इस बात की जानकारी थी या नहीं थी कि जिस इवेंट पर उनका कॉन्ट्रैक्ट आश्रित है, कंटिंजेंट है, वो इम्पॉसिबल है। इस बात के कोई मायने नहीं है। अगर उनको नहीं भी पता है तब भी वो अग्रीमेंट वॉइड ही माना जाएगा। एग्रीमेंट हमेशा वॉइड रहेगा अगर वो इम्पॉसिबल इवेंट पे कंटिंजेंट है। थैंक यू।